नमस्कार बच्चों, यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये जो एमसीक्यूज होने वाले प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है बोर्ड के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उसमें पूछे आ चुके हैं। तो 50 एमसीक्यूज होंगे, फुल सिलेबस के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया है, आर दिया है 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। बताना क्या है, फोकल लेंथ बतानी है। तो फोकल लेंथ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 था, 30 अपॉन 2 कर लीजिए। आंसर क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया टू गेट वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो देखिए तीन बातें कही गई, वर्चुअल इमेज होनी चाहिए, इरेक्ट मतलब सीधी होनी चाहिए, और मैग्नीफाइड होनी चाहिए। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस पहले बना लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, तो ये जो आपको लेंस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके का जो लेंस होता है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीच में जो पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पर F1 है। ठीक है, इस जगह पे 2F1 होगा। इसी तरीके से राइट में अगर आएंगे तो यहाँ पर F2 मिल जाएगा, और इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, 2F2 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया था वर्चुअल होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, मैग्नीफाइड होनी चाहिए। ये सिर्फ एक केस में होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, तो ऑब्जेक्ट रखा होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो पहले ऑप्शन में कहा गया फोकस पे। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। सेकंड में कहा गया है डिस्टेंस ट्वाइस दी फोकल लेंथ, मतलब 2f पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी, 2f पे रखते हैं, जैसे मान लिया 2f1 पे रख रहे हैं तो 2f2 पे बन जाएगी, तो मतलब 2f पे ही इमेज बनती है। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और इसमें कहा गया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज होगी। और कहाँ बनेगी आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा रहा है। तो देखिए अगला सवाल बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट पूछी गई है। अब वोल्ट जो है किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, तो पीडी लिख देते हैं। वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, पावर यहाँ लिख देते हैं। किलोवाट किसकी यूनिट है, तो किलोवाट आपको पता ही होगा कि 1 किलोवाट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 वॉट के बराबर होता है। तो ये भी यूनिट किसकी है, पावर की यूनिट है। लेकिन किलोवाट आवर जो है किसकी यूनिट है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर में, ठीक है, कितने वॉट होते हैं, तो 746 वॉट होते हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसको बहुत याद रखिएगा। डी क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आज का। इसमें देखिए कहा गया द इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्टिव नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, तो इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर होता है, तो एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो ये कहीं ना कहीं करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया वैलेंसी ऑफ कार्बन इज। अब कार्बन की क्या पूछी गई, वैलेंसी पूछी गई है। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर देखेंगे तो होता है 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4 आ जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन जो आंसर 4 है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं फॉर्मूला फॉर कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैल्शियम की अगर वैलेंसी देखी जाए तो कैल्शियम का होता है 2+, और फॉस्फेट PO4 होता है, और इसका होता है 3-। ठीक है, ये 3 उधर की ओर जाएगा, 2 इधर की ओर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो CA3PO4 का होल ट्वाइस, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे आते हैं केमिकल इक्वेशन। अब देखा आपकी एक इक्वेशन दी गई है, BaCl2 प्लस H2SO4, बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और जब रिएक्ट हो रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये प्रेसिपिटेट होता है, याद रखिएगा, नीचे जाके जम जाता है, प्रेसिपिटेट होता है ये। और क्या बन रहा है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो पूछी गई रिएक्शन कैसी है, तो देखिए जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिस भी रिएक्शन में, वो रिएक्शन कैसी होती है, तो वो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल है ये रिएक्शन और कैसी हो सकती है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी, याद रखिएगा। तो अगर बोला जाता मान लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट भी ऑप्शन होता, प्रेसिपिटेशन भी ऑप्शन होता, तो दोनों ही ऑप्शन सही होते, लेकिन मान लीजिए अगर एक टिक करना होता तो आप प्रेसिपिटेशन पे टिक करते हो, ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बायो से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है ह्यूमन एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन थ्रू, तो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलता है वॉर्म में, वो कहाँ मिलता है, किस चीज से मिलता है, तो ओवरी से नहीं मिलता, किडनी से भी नहीं मिलता है, फेलोपियन ट्यूब से भी नहीं मिलता, मिलता है किससे, प्लेसेंटा से। ठीक है, तो प्लेसेंटा वही होता है जो क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेटेरोट्रॉफ, तो पूछा गया है कौन हेटेरोट्रॉफ नहीं है, तो देखिए दो होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। और ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं, याद रखिएगा, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो पूछा गया है कौन हेटेरोट्रॉफ नहीं है, इसका मतलब कौन ऑटोट्रॉफ है, तो फंजी जो है वो हेटेरोट्रॉफ है, टेपवर्म भी हेटेरोट्रॉफ है, यीस्ट भी हेटेरोट्रॉफ है, लेकिन मनी प्लांट जो है ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ है। आप बस ये याद रखिएगा कि जिसके पास ग्रीन लीव्स होंगी वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कहा गया द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज फॉर्म, देखिए फोकस पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, नहीं बोला गया द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट रखा गया कहाँ पर, फोकस पे। तो आपको डायग्राम के साथ बता देते हैं, देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, अंदर अगर पॉलिश हो जाता तो ये कॉन्वेक्स हो जाता। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पॉइंट पोल हो गया, ये पॉइंट फोकस हो गया, और ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो अभी हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस में बताया था कि इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। तो यहाँ पर अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, पहली रे फोकस से निकल जाएगी कुछ इस तरीके से, और दूसरी रे इधर गिरती है पोल पे। ठीक है, पोल पे गिरने के बाद ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो इस तरीके से दोनों पैरेलल हो जाएंगी, और अगर पैरेलल हो गए तो कहाँ मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इन्फिनिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बी पार्ट है। इसमें कहा गया स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन द डैश मीडियम, तो सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर होगी, तो देखिए जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वहां पर स्पीड जो होती है लाइट की वो क्या होती है, कम होती है। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, सी पार्ट देखते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं एक बार। इसमें कहा गया रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए एक वायर है जो कितने ओम का है, 5 ओम का वायर है, और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, तो सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, और इसका भी 1 ओम। तो सबका रेजिस्टेंस कितना कितना है, 1 ओम होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल है, डी पार्ट है इसी का। इसमें कहा गया द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, तो पावर की यूनिट क्या होती है भी हमने आपको बताई थी। वोल्टेज किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, पावर की यूनिट है वॉट। तो यहाँ पर वॉट इज द करेक्ट आंसर। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो करंट की यूनिट होती है। ओम किसकी यूनिट होती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, तो सारी यूनिट्स आप लोग को फिलहाल पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है प्रोपेनल, तो प्रोपेनल का फॉर्मूला पूछा गया है क्या होगा, तो प्रोपेनल पहले है क्या समझ लीजिए, तो ये एक एल्डिहाइड है। क्या है, एक एल्डिहाइड है। अब क्योंकि प्रॉप है, प्रॉप का मतलब होता है 3, तो इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, 3 कार्बन एटम्स होंगे। अब इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा CH3 CH2 और CHO लिखा जाएगा। अब आप देख सकते हैं कार्बन कितने, कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, तो हाइड्रोजन हो गए 6, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो C3H6O, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, मेटल इज पूछा गया, इनमें से मेटल कौन सा है, तो बोरॉन हो गया, ये सेमीकंडक्टर है, मेटलॉइड हो जाएगा। लिथियम जो है क्या है, मेटल है, तो एक इसमें आएगा, मेटल में आएगा। कार्बन नॉन मेटल है, और सिलिकॉन भी अगर आप देखेंगे तो मेटलॉइड में ही आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या कहा गया,
तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, डैश फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड डाइल्यूट एसिड। तो कोल्ड डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस कौन बनाएगा? तो देखिए सिलिका नहीं बना सकता, कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव, वे भी नहीं बनाएगा, जिंक जो है यही केवल बना सकता है। जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला सवाल देखें क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज। अब ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो ये 46 होते हैं। अगर मान लीजिए पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछे जाते तो पेयर कितने होते हैं? 23 होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखिए कहा गया, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम इन ह्यूमन फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो देखिए इनमें से कौन फीमेल जेनिटल सिस्टम का पार्ट नहीं है? ठीक है, तो फीमेल का अगर देखेंगे तो ओवरी फीमेल का ही पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, यूट्रस भी है। वास्ट डिफरेंस जो है ये किस में होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें गलत है, बाकी सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अगले में देखिए कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स प्योर राउंड सीड। अब देखिए प्योर राउंड पूछा जाएगा तो RR हो जाएगा, प्योर रिंकल्ड होता तो स्मॉल RR हो जाता। ठीक है, प्योर टॉल होता तो कैपिटल TT हो जाता, प्योर ड्वार्फ होता तो स्मॉल TT हो जाता। नेक्स्ट पे आते हैं द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स। अब देखिए जाइलम का फंक्शन क्या होता है? तो कंडक्शन ऑफ वाटर होता है जाइलम का, और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो होता है किसका होता है? ये होता है फ्लोएम का, PHLOEM फ्लोएम का होता है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर याद रखिएगा हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये हमेशा रूट से किधर की ओर होगा? शूट की तरफ होगा। ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका अगला सवाल है, इसी में कहा गया मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए इमेज जो बन रही है हमेशा इरेक्ट बनेगी, वो किस केस में होगा? तो देखिए जो इरेक्ट का उल्टा होता है वो क्या होता है? वो होता है रियल। रियल इमेज किस मिरर में बनती है? तो ये केवल और केवल कॉनकेव मिरर में बनती है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स हो जाए या प्लेन हो जाए, दोनों में हमेशा इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है, कभी इन्वर्टेड इमेज हम लोग नहीं बना सकते हैं। इरेक्ट का उल्टा क्या होता है? तो इरेक्ट का उल्टा होता है इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड होता है, और जो भी इरेक्ट इमेज होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी, और वर्चुअल का उल्टा क्या होता है? रियल होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो प्लेन मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, यहाँ पर जो इमेज होगी वो हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर इसी का B पार्ट है, इसमें कहा गया डिस्टेंट पॉइंट ऑफ नॉर्मल आइज, मतलब डिस्टेंट पॉइंट क्या है? तो देखिए लीस्ट पॉइंट पूछा था। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस पूछी जाती नॉर्मल विजन की, तो वो 25 सेंटीमीटर होती। अब क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया? डिस्टेंट पॉइंट पूछा गया, तो ये क्या होती? इन्फिनिटी, मतलब हम लोग कितनी दूरी तक देख सकते हैं बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना कोई प्रॉब्लम के, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर C में देखिए क्या कहा जा रहा है, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो देखिए करंट की वैल्यू कितनी दे दी गई है? करंट दे दिया गया है 2 एम्पियर का है। फ्लोइंग इन अ कंडक्टर द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द कंडक्टर इन 2 सेकेंड्स विल बी। तो आपसे टाइम दिया गया है कितना? 2 सेकेंड्स है। अब चार्ज पूछा गया, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? I/T होता है। ठीक है, तो I आपको पता है 2 है, टाइम भी 2 है, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कूलम मीन्स पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब इस सवाल में आते हैं, देखिए इसमें क्या कहा गया है, इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जब निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो थंब होता है तो वो मोशन ऑफ कंडक्टर रिप्रेजेंट करता है, थंब। ठीक है, इसके बाद एक मिडिल फिंगर होती है और 4 फिंगर होती है। अब 4 फिंगर जो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, और जो मिडिल फिंगर होती है सबसे बड़ी उंगली, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी फिंगर कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल में देखिए पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक सॉल्ट। तो इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट है? तो KCN एसिडिक सॉल्ट नहीं है, NaHO4 जो है यही केवल एसिडिक सॉल्ट दिख रहा है, बाकी कोई भी इसमें एसिडिक सॉल्ट नहीं है। NaCl जो होगा वो क्या होगा? तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है। Na2SO4 भी कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं Fe2O3 + 2Al। अब देखिए आयरन ऑक्साइड था, उसमें एल्युमिनियम पाउडर ऐड किया गया, इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये? तो इसका एक और नाम याद रखिएगा, थर्माइट रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और थर्माइट वेल्डिंग में इसको यूज किया जाता है, और मेनली इससे क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो रेलवे में आपने देखा होगा, जो रेलवे लाइंस होती हैं,
ठीक है, जो लोहे की बनी होती है, जब वो कहीं से बीच से फ्रैक्चर हो जाती है, क्रैक हो जाती है, तो उसको इसी प्रोसेस से ही क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप देख सकते हैं एल्युमिनियम की जगह कौन रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, मतलब आयरन की जगह कौन आ रहा है, एल्युमिनियम आ रहा है, और जो आयरन है वो अलग हुआ जा रहा है, तो इसको कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन में देखिए क्या कहा गया, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन लेयर ऑन सरफेस ऑफ एल्युमिनियम। अब देखिए एल्युमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो तुरंत ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या बना जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बना देता है, और यही Al2O3 क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, फर्दर कोरोजन को, रस्टिंग को, ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो एनोडिंग बोले या एनोडाइजिंग बोले, इसका ज्यादा अच्छा जो टर्म है उसको बोला जाता है एनोडाइजिंग, ठीक है, दोनों टर्म याद रखिएगा, एनोडाइजिंग भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन मेंडल से रिलेटेड है, इसमें पूछा गया जीनोटाइप ऑफ अ प्योर टॉल प्लांट। अब टॉल पी प्लांट है, तो टॉल क्योंकि है वो प्योर टॉल है, तो कैपिटल टीटी हो जाएगा। स्मॉल होता मतलब ड्वार्फ प्लांट होता, प्योर ड्वार्फ होता तो स्मॉल टीटी हो जाता। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कौन कौन सी चीजें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब आप समझ सकते हैं प्लांट्स के लिए क्या क्या नेसेसरी होता है, ठीक है, प्लांट जो फूड प्रिपेयर करे तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो नेसेसरी होता ही है, इसके साथ ही साथ क्लोरोफिल भी नेसेसरी होता है, सनलाइट भी नेसेसरी होती है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और रिएक्शन क्या होती है इसको थोड़ा सा अगर देख ले, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो होती है CO2 प्लस H2O, ये क्या देता है, दो चीजें देगा, ये दो चीज देगा, क्या क्या देगा, ये पहला ग्लूकोज दे देगा C6H12O6 दे देगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस दे देगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है जो ऑक्सीजन गैस है वो इन दोनों में से किससे आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो ऑक्सीजन गैस आती है किससे, वाटर से आती है। और जो C6H12O6 बन रहा है ये किससे बन रहा है, तो ये वाटर से नहीं बनता है, मेनली किससे बन रहा है, CO2 से बन रहा है। अब CO2 क्या है, CO2 तो CO2 से बना, और जो ऑक्सीजन थी वो बाहर निकल गई, बचा क्या, H बचा, तो जब ये रिएक्ट करता है तो C6H12O6 बना देता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है H2O से पानी में ऑक्सीजन में टूटने का प्रोसेस, ये केवल और केवल दोपहर में होता है, तो इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। और जो ये वाला प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से ऐड होने के बाद ये बना रहा है ग्लूकोज, तो ये कौन सी रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन भी हो सकती है और ये लाइट, दोनों ही कंडीशन में हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये जरूरी नहीं है कि केवल जो फूड प्रिपेयर कर रहा है प्लांट वो केवल जरूरी नहीं है कि मतलब लाइट में ही हो, फोटोसिंथेसिस तो लाइट में होगी क्योंकि उसमें आपको पता है लाइट की, सनलाइट की जरूरत है, लेकिन जो फूड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है C6H12O6 की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो रात में भी हो सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या कहा गया, यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन। अब देखिए यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, किडनी में होता है, और इसकी फंक्शनल यूनिट याद रखिएगा, अक्सर पूछी जाती है, ये होती है क्या, नेफ्रॉन होती है नेफ्रॉन होती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए न्यूरॉन पूछी गई, न्यूरॉन किसकी फंक्शनल यूनिट होती है, तो न्यूरॉन होती है किसकी, ठीक है, ब्रेन की होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें कहा गया विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। अब सलाइवा में जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, पेप्सिन नहीं होता, ट्रिप्सिन नहीं होता, लाइपेज नहीं होता है, कौन सा होता है, एमाइलेज होता है, और मेनली किसको कन्वर्ट करता है, तो स्टार्च को, ये मेनली ब्रेकडाउन स्टार्च का करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्च का ब्रेकडाउन ये करता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, सिंपल शुगर में, ठीक है। पेप्सिन अगर आप देखेंगे तो जिसमें इन लगा होता है वो मेनली प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है, लाइपेज किसमें मदद करता है, तो फैट के मतलब फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो एयर के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी होगी, तो ये होगी डायमंड की, ठीक है, कितनी होती है, 2.42 होती है एयर के रिस्पेक्ट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, देखिए थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा लेकिन हम आपको पढ़ देते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। टू रिमूव मायोपिया, अब पहले मायोपिया के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मायोपिया होता क्या है। तो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ आई होती है जिसमें हम लोग दूर की चीजें साफ नहीं देख पाते, तो फार डिस्टेंस जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है, और जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बिल्कुल पीछे सीट पे बैठे और आपको ब्लैक बोर्ड पे जो चीज लिखी है वो दिखाई नहीं पड़ रही, तो इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट ऑफ आई है, आपका मायोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया इसी का उल्टा है कि पास की चीजें नहीं दिखती और दूर की चीजें साफ दिखती हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करेंगे
और वो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, वन शुड यूज द स्पेक्टिकल्स, तो मायोपिया को रिमूव करने के लिए कौन से स्पेक्टिकल्स यूज करने चाहिए, तो कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए, और हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। एक और बीमारी होती है जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, दोनों चीजें, ना पास का ठीक से दिखता है और ना ही दूर का प्रॉपर्ली दिखाई पड़ता है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो लेंस यूज किया था उसको कहते हैं बाईफोकल लेंस। ठीक है, तीनों बातें आपको फिलहाल पता होनी चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। इसमें देखिए कहा गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, तो आर ऑलवेज पैरेलल, तो नहीं, पैरेलल हमेशा तो नहीं होंगी। मीट्स एट अ पॉइंट, तो आंसर है कभी मीट नहीं करती। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस देखने को मिलेंगे जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला रहा है, इसमें कहा गया है फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो फाई दिया है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स है। बी जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है, और आपको ए क्या दिया है, ए दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है। आपको रिलेशन बताना है, तो फाई जो होता है वो बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, फाई अपॉन ए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे कहा गया द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 7। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच क्या होती, वो 1 अप्रॉक्स होती। बेस अगर है तो उसकी पीएच की वैल्यू होगी 7 से ज्यादा, तो यहाँ पर जो 14 है वो कैसा होगा, बेस होगा। 0 पीएच किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि पीएच जो है वो 0 के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है, 7 जो है ये कैसा होता है, तो प्योर वाटर कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, कैसा है, ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए बी पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा गया मेटल विच रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर दे एसिड से, तो ऐसा कौन सा मेटल है, तो ऐसा मेटल है जिंक। कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत ही कम रिएक्टिव है। सिल्वर भी रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत ही कम रिएक्टिव है। मरकरी भी बहुत ही कम रिएक्ट। तो देखिए इसमें पूछा गया केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, तो प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला पूछा है, तो प्रोपेन है क्या, तो एक तरीके का ये एल्केन है। पहले तो याद रखिएगा ये एल्केन है। अब क्योंकि एल्केन है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो CnH2n+2 हो जाएगा। और प्रोपेन है तो प्रोप में n की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो जब आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या देखिए मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा C3H, 3 2 जा 6 + 2 8, तो C3H8 आपको आंसर मिलेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसका देखिए यूपीएससी नहीं में, तो चलिए एमसीक्यू नहीं है। तो देखिए इसमें कहा गया द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो देखिए ब्रेकडाउन जब होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में, तो उस रिएक्शन को कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। इसका देखिए बी पार्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉजेस पेलेग्रा। अब देखिए पेलेग्रा किससे होता है, तो यहाँ B2 नहीं होगा, यहाँ B3 दिया है, तो B3 से होता है। विटामिन B3 से जो डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं, पेलेग्रा कहते हैं। ठीक है, नियासिन है ये विटामिन का नाम। नेक्स्ट पे आते हैं हीमोग्लोबिन प्लेज अ साइंटिफिक रोल इन। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन अगर आप देखेंगे तो ये रेड कलर्ड पिगमेंट होता है। ठीक है, जिससे हमारा जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। याद रखिए क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, रेड कलर का होता है। इसीलिए हमारे ब्लड में जो कलर देखने को मिलता है वो रेड होता है। तो ये किसमें मदद कर रहा है, रेस्पिरेशन में लिए मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डी ऑप्शन देखिए कहा गया ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम अकर्स इन द फॉर्म ऑफ। तो ट्रांसलोकेशन जो फूड का होता है फ्लोएम में, वो किसके कौन से फॉर्म में होता है, तो सुक्रोज के फॉर्म में जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे MCQs हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, इसके अलावा आप एक काम जरूर कर दीजिएगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।